स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम नीरेंद्र पटेल है और मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, जिसमें 11th और 12th दोनों की फिज़िक्स सम्मिलित रहेगी। अपन अभी जनरली फिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में है क्या। तो यदि फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स, इसको यदि मैं कहूँ तो हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिकी। भौतिकी वह विषय है जिसमें भौतिक शास्त्र से जुड़ी सभी क्वांटिटीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आज हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है। तापमान मतलब टेम्परेचर। तो वे क्वांटिटी वे राशियाँ जिनको हम महसूस कर सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और ऐसी घटनाएं जो प्रकृति में दिन पर दिन घटित हो रही हैं भौतिक घटनाएं कहलाती हैं। जैसे हमें यहाँ से यदि भोपाल जाना है या दिल्ली जाना है या आगरा जाना है, कहीं भी हमें ट्रेवल करना है तो हमें किसी न किसी भौतिक सुख सुविधा की ज़रूरत होगी। जैसे ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम जा सकते हैं। तो यदि मैं फिज़िक्स की बात करूं तो फिज़िक्स जनरली कुछ नहीं, परीक्षणों और परिणामों के आधार पर किसी भी घटना का अध्ययन भौतिक शास्त्र कहलाता है। परीक्षणों एवं परिणामों के आधार पर किसी भी घटना का अध्ययन भौतिक शास्त्र कहलाता है। यदि मैं विज्ञान की बात करूं तो भौतिकी के अंदर सबसे पहला टॉपिक है अपना विज्ञान। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध परीक्षणों के साथ कलर दूसरा लेना। प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध तथा परीक्षण सहित अध्ययन ही विज्ञान है।
प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध तथा परीक्षण सहित अध्ययन ही क्या है? विज्ञान है। मतलब प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका क्रमबद्ध प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? विज्ञान है। अब बात आती है कि सर विज्ञान के बाद कि विज्ञान वो चीज़ है जैसे प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध तथा प्रेक्षण सहित अध्ययन क्या है? विज्ञान है। सर प्राकृतिक घटनाएं कौन सी होती हैं? आपने कहा सर भूकंप आया था। भूकंप कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना है। इसका अध्ययन आपने सुना होगा सीस्मोग्राफी। भूकंप का अध्ययन सीस्मोग्राफी कहलाता है। मतलब हम भूकंप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सर आज तापमान का अध्ययन करना है हमें। तापमान एक भौतिक राशि है। मतलब वे राशियाँ जनरली जिनको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब कहानी ये है कि विज्ञान तो हो गया, विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है सर। फिजिक्स क्या है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सर ये बात कुछ अंदर नहीं गई हमारे कि प्राकृतिक घटनाएं क्या हैं या फिर कैसे विज्ञान की कौन सी शाखा जो कि जिसे हम फिजिक्स बोल रहे हैं। तो प्रकृति में जो भी घटित हो रहा है, जैसे आप खड़े हुए, तो खड़े हुए हैं तो आपको खड़े होने में एक बल चाहिए। क्या चाहिए? बल। तो बल क्या है? एक भौतिक राशि। आपने पानी पिया, कितना पानी आपने पिया है, ये क्या है? भौतिक राशि। मतलब ऐसी राशियाँ, ऐसी घटनाएं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे यदि ये मार्कर है, मार्कर यदि मैं इसको छोड़ता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे मैं इसको कैच कर सकता हूँ। तो ये मैंने क्या किया? भौतिक क्रिया करी। इसी को किसके अंतर्गत लाएंगे? मानते हैं हम फिजिक्स के अंतर्गत या भौतिकी के अंतर्गत हम इसको जानते हैं। अब बात आती है भौतिकी की शाखाएँ। भौतिकी की जनरली दो शाखाएँ होती हैं। भौतिकी की सामान्यतः दो शाखाएँ होती हैं। पहला क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। बात यह है कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों चीज़ें हैं क्या? तो यदि मैं आपसे आसान भाषा में कहूँ, आपने गाने बहुत सुनते होंगे आप लोग, मुझे ऐसा लगता है। तो एक किशोर कुमार के ज़माने के गाने होते थे, आपने यदि सुना हो कि ओढ़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, कवाड़ियों का दिल मचले। और आजकल के गाने होते हैं, जैसे अभी एक नई मूवी आई है सैयारा। तो आप
उन गानों को कहा जाता था कि ये क्लासिकल गाने हैं, मतलब हमारे समय से बहुत पहले के गाने क्लासिकल म्यूजिक के अंतर्गत आते थे। लेकिन जो 2000 के बाद के जो गाने हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? न्यू सॉन्ग्स के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे ही फिजिक्स का वह काल जब फिजिक्स को जानना हमने महसूस ही किया, जानना हमने चालू ही किया था, उस काल में जो घटनाओं पे खोज हो चुकी है उन सभी घटनाओं को क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी के नाम से जाना जाता है। ऐसी घटनाएं जो कहा जाए तो यदि मैं साल की बात करूं तो 1905 के पहले की जो भी घटनाएं जिनकी खोज हम कर चुके थे उन सभी घटनाओं को हम किसके नाम से जानते हैं? चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1905 के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका आपने सभी ने नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहली बार देखा, तो एक नए युग का जन्म हुआ। उसके बाद जो फिजिक्स की नई ब्रांच बनी उसको कहा गया मॉडर्न फिजिक्स। मतलब 1905 के पहले की जो भी फिजिक्स थी उसको अपन ने कहा क्लासिकल फिजिक्स, और 1905 के बाद जो भी फिजिक्स हमारी थी उसको हमने कहा मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें देखने हैं उनको हम अभी स्पष्ट करते हैं धीरे से, ठीक है। तो भौतिकी की शाखाएं। मुख्यतः भौतिकी की दो शाखाएं होती हैं। पहला चिरसम्मत भौतिकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स जो हम एंसेंट टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जो कहा जाए तो 1905 के पहले की बात अपन कर रहे हैं। कि वो जब से फिजिक्स चालू हुई है तब से हमने जिस फिजिक्स को पढ़ना चालू किया है उस फिजिक्स को हम किसके नाम से जानते हैं? क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी। अब चिरसम्मत भौतिकी में हमें जो मुख्य टॉपिक पढ़ने हैं वो कुछ ऐसे हैं। चिरसम्मत भौतिकी में हमें जो सबसे पहले देखना है यांत्रिकी। इसको बोलते हैं मैकेनिक्स।
यांत्रिकी। इसके बाद जो हमें सेकंड टॉपिक देखना है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है इसमें थर्ड प्रकाशिकी। इसको अपन जानते हैं ऑप्टिक्स के नाम से। इसको बोलते हैं अपन थर्मोडायनामिक्स। किसके नाम से जानते हैं? थर्मोडायनामिक्स। और जो फोर्थ और लास्ट टॉपिक है अपना इसका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कितने टॉपिक हैं हमारे पास? चल संबद्ध भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स में 4। तो इसमें यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स, और फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब विद्युत चुंबकत्व। तो यदि कहा जाए तो हमारे जो 11th की क्लास में जो हमारा सिलेबस है उसमें यदि मैं आपसे बात करूं, यहीं पर बता देता हूं आपको कि 11th में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और 12th में कौन कौन से रहेंगे। तो ये जो टॉपिक है यांत्रिकी, ये 11th क्लास में पढ़ेंगे हम। थर्मोडायनामिक्स को भी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स को भी हम कहाँ पढ़ेंगे? 11th क्लास में। ऑप्टिक्स भी 11th क्लास में ही पढ़ाई जाती है। और बात करें विद्युत चुंबकत्व की तो इसको हम क्लास 12th की फिजिक्स में देखेंगे। क्लास 12th की फिजिक्स में इसको देखने को मिलता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि भौतिकी की 2 शाखाएं होती हैं। पहले होता है चिर संबद्ध भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी। तो चिर संबद्ध भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स में मुख्यतः कितने टॉपिक हैं? 4। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स, विद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब हमें इन 4 टॉपिक्स के बारे में हमें जनरली स्टडी करनी है। और इनमें से भी सिर्फ हमें अभी के लिए जो क्लास 11th की बात करें हम, तो हम इन तीन टॉपिक्स की ही स्टडी करेंगे। बाकी का जो ये विद्युत चुंबकत्व है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वगैरह हैं, इनकी स्टडी हम करेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जो भौतिक विज्ञान की जो द्वितीय शाखा है इसको हमने किसके नाम से जानते हैं? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सब बात यह है, मॉडर्न फिजिक्स मतलब फिजिक्स का वह भाग जो 1905 के बाद जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। 1905 के बाद जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं उस फिजिक्स को हम किसके नाम से जानते हैं? मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे बड़ा अहम योगदान है मॉडर्न फिजिक्स को डेवलप करने में, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। किसका? अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो
मॉडर्न फिजिक्स को जनरली निम्न भागों में बांटा गया है। इसके जो भाग मुख्य हैं वो फर्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, जो सापेक्षता का सिद्धांत है, ये जनरली किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स। जो थर्ड पॉइंट है, जो हम थर्ड इसके अंतर्गत जो अपन पढ़ेंगे उसको बोलते हैं अपन परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी के बाद अपन जो नया पार्ट पढ़ेंगे इसके बाद वो देखेंगे अपन नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय जो अपना पांचवा पार्ट है इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था भौतिकी। और जो छठवां पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी। इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी। तो हमें जनरली इन 6 पार्ट के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। ठीक है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जनरली यदि देखा जाए तो हमें इनका अध्ययन नहीं करना होता। जैसे जब अपन हायर क्लासेस में जाते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते हैं, रिलेटिविटी का सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं। ये दोनों हमारे सिलेबस में ना तो 11th के ना ही 12th के सिलेबस में ये दोनों नहीं है। ना तो 11th के में ना ही 12th के में ये दोनों हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है। इसके बाद जो हम परमाणु भौतिकी देखेंगे ये देखेंगे हम 12th की क्लास में। ठीक है, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स ये भी हम 12th में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट फिजिक्स इसको भी हम 12th में देखेंगे। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी, इसको भी हम कहाँ देखते हैं? जनरली 12th क्लास में हमें पढ़ने को मिलती है। तो ये तो था अपना बेसिक फिजिक्स कि हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन था कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वो क्या है? फिजिक्स है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका अध्ययन नहीं है। ये अध्ययन किस चीज़ का है? कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूरी से जा रहे हैं, कितने टाइम पर जा रहे हैं, इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है।
वो क्या है, फिजिक्स है। और फिजिक्स को जनरली दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग था हमारा चिरसम्बद्ध भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स, और सेकंड पार्ट था हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स 1905 के बाद जो फिजिक्स डेवलपमेंट हुआ फिजिक्स में, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स के नाम से। मतलब वह समय जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का प्रिंसिपल दिया। उसके बाद जो फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, उस फिजिक्स को हम किसके नाम से जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। इसके बाद इसमें हमने क्या क्या देखा, सापेक्षता का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। इन 6 चैप्टर के बारे में हमें जनरली देखने को मिलता है। इसके बाद एक चीज़ और है कि जनरली हमें जो फिजिक्स की आवश्यकता थी वो क्यों पड़ी। जनरली फिजिक्स हमारे जीवन में हर एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है। यदि गर्मी ज़्यादा है तो आप बोलोगे सर पंखा चला लो या एसी चालू कर लो। तो एसी या पंखा जो आप फैन बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल बनाए होंगे। मतलब आपने आपको महसूस करने वाली चीज़ों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन किए होंगे। पंखा का चलना एक भौतिक क्रिया है। पंखा वास्तविकता में चलते हुए हमें दिख रहा है, जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं। वो सभी की सभी घटनाएं कौन सी हैं, भौतिक। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आज बहुत गर्मी है, तो आप क्या बोलोगे, सर गर्मी तो बहुत है। बोलोगे कितनी, मैं बोलूँगा सर आज जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ का, मान लेता हूँ 42 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान उच्च है। तापमान एक फिजिकल क्वांटिटी, तापमान को हम महसूस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यदि किसी को भरोसा नहीं है कि तापमान को महसूस कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर में जाके और जहाँ चाय आपके मम्मी या फिर दीदी या सिस्टर जो भी बना रही हैं, उस बर्तन को बिना कपड़े के या बिना किसी और सपोर्ट के उठा के देखें, अपने आप महसूस हो जाएगा कि टेम्परेचर, तापमान नाम की कोई भी चीज़ होती है। इसको हम महसूस कर सकते हैं, हाँ सर महसूस कर सकते हैं। प्रेस करते टाइम यदि आपको हाथ में कहीं भी टच हो जाए तो आपको एक अलग सी सेंसिटिविटी महसूस होती है, सनसनाहट महसूस होती है। मतलब हम तापमान को महसूस कर सकते हैं। अच्छा, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत। मतलब फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है विज्ञान की, ऐसी ब्रांच है जिसका काम ही क्या है, सिर्फ अध्ययन करना। किसका, भौतिक राशियों का। भौतिक राशियों का अध्ययन ही क्या है, भौतिकी। भौतिक राशियाँ क्या हैं, कहानी ये है कि कहानी ये है कि भौतिक राशियाँ क्या हैं। तो वे राशियाँ जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सभी राशियाँ कौन सी हैं, भौतिक राशियाँ। अच्छा, बात ये आती है कि सर भौतिक राशियाँ यदि सभी हैं तो केमिस्ट्री का क्या काम है और बायोलॉजी का क्या काम है, जो साइंस की और भी अदर ब्रांचेस हैं, इन दोनों ब्रांचेस का काम क्या है। तो मैं आपसे कहूँगा बेटा, वो राशियाँ जिनको तुम मेजर कर सको, वे राशियाँ जिनको तुम माप सको किसी यंत्र के द्वारा, वे राशियाँ जिनको तुम किसी यंत्र के द्वारा माप सको, वे सभी की सभी राशियाँ भौतिक राशियाँ हैं। सर समझ में नहीं आई बात? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी और उनमें से ही कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि एक मैं हैंडसम हंक को बना लेता हूँ। और ये हमारी सुंदर कन्या,
और ये है हमारा पिताजी का हेलीकॉप्टर। भाई साहब, जैसे ही इस इंसान ने सुंदर कन्या को देखा तो ऑब्वियस सी बात है इसके मन में कुछ इमोशंस जगे। क्या इनको तुम मेजर कर सकते हो? क्या आप इनको माप सकते हो? जब इनको मेजर नहीं किया जा सकता या मापा नहीं जा सकता तो ये भौतिक राशियां नहीं। आपको दुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा, कितना दुख हो रहा? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना दुख हो रहा आपको? क्या आप दुख को मेजर कर सकते हैं? यदि आप दुख को मेजर नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है वो भौतिक राशि नहीं, भौतिक राशि नहीं। वे राशियाँ जिनको आप मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, जिनको आप नाप सकते हैं, वे सभी राशियाँ कौन सी राशियाँ हैं बेटा? भौतिक राशि। वे राशियाँ कभी भी भौतिक राशियाँ नहीं होंगी। जैसे इमोशन भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो सभी की सभी राशियाँ क्या हैं? भौतिक राशियाँ। यहाँ से एक कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है कि फिजिक्स, यदि मैं कहूँ तो एक तुलना का विषय है। फिजिक्स एक किसका विषय है? तुलना। तुलना मतलब कंपैरिजन। बगल वाले का लड़का आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए, तुलना करी ना आपने किसी से। या वो गाड़ी से आता है, हम साइकिल से जाते हैं, तुलना हुई ना दो लोगों की। उसी प्रकार से फिजिक्स यदि कहा जाए तो क्या है? कंपैरिजन का सब्जेक्ट। जब कंपैरिजन की बात होती है तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, संख्याएं। क्या देखने को मिलता है? संख्याएं। तो यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स की यदि जान कोई है तो वो है मैथ। जान कौन है? फिजिक्स की मैथ। आप बोलोगे कैसा, समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं आप, कि क्या बिना मैथ के फिजिक्स नहीं बनेगी? तो मैंने कहा बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे बनेगी आप पे, वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया कि एक कार ली, बढ़िया सुंदर सी, इसको बनाता हूँ मैं अपने स्टाइल में। ये मेरे स्टाइल की कार है भाई, अपने अपने स्टाइल की बना लेना आप लोग। ये मेरे स्टाइल की कार है, ठीक है। यहाँ का आपको इस कार में जो देखने लायक जो मेन चीज़ है वो है इसका लोगो। लोगो तो समझते हो ना आप लोग? आप लोगों को लोगों की पहचान ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा है। यदि आप इस लोगो को ध्यान दो तो इसको क्या बोलते हैं? मर्सिडीज का लोगो। ये कौन सी कार है जनरली? मर्सिडीज। कौन सी कार है बेटा? मर्सिडीज। जिसकी कीमत जनरली देखा जाए तो 50 लाख के ऊपर, 40 लाख या 50 लाख के ऊपर ही चालू होती है। कितनी? 40-50 लाख से कम प्राइस में आपको ये देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। कहानी ये है कि आपने 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए खर्च करके एक कार तो खरीद ली। कार क्या है? कार को आप देख सकते हो, बिल्कुल सर देख सकते हैं। कार को आप महसूस कर सकते हो, बिल्कुल सर हम कार को महसूस कर सकते हैं। लेकिन कार को हम महसूस करते हैं, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ सर, ये बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी है। बट मैंने आपसे कहा कि आज पूरे शहर के पेट्रोल पंप बंद हैं। आज पूरे शहर के पेट्रोल पंप क्या हैं? बंद हैं। यदि पेट्रोल पंप बंद हैं तो इस गाड़ी में पेट्रोल कितना है बेटा? शून्य। पेट्रोल कैसा है इसमें? शून्य। पेट्रोल कैसा है? शून्य। यदि पेट्रोल ही नहीं है इसके टैंक में तो इस गाड़ी का कोई मतलब है? गाड़ी है पर ईंधन नहीं, गाड़ी है मतलब ईंधन नहीं। मतलब यदि फिजिक्स गाड़ी है तो ईंधन क्या है? गणित है। यदि गणित नहीं है तो गाड़ी नहीं चल सकती।
ईंधन नहीं है तो क्या बिना ईंधन के गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। सिंपल सी बात है, यदि आपको कहीं भी जाना है, बाइक से जाना है, तो आपको पेट्रोल डलाना पड़ता है। तो फिजिक्स यदि क्या है, बाइक है, तो पेट्रोल क्या है, मैथ है। तो फिजिक्स और गणित का बहुत गहरा संबंध है, और इनके संबंध के बिना हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि इन टॉपिक्स को आपको बहुत कंपलसरी है आना, जो कि आपने 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना भौतिकी का गणित से संबंध। भौतिकी का गणित से संबंध। भौतिकी का गणित से संबंध, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि यदि भौतिकी कार है, यदि भौतिकी कार है तो यदि भौतिकी कार है, यदि भौतिकी कार है तो यदि यदि भौतिकी कार है, यदि भौतिकी कार है तो गणित क्या है, ईंधन। तो गणित ईंधन है। गणित क्या है, ईंधन। यदि भौतिकी क्या है, यदि भौतिकी कार है तो गणित क्या है, ईंधन। क्या बिना ईंधन के, बिना ईंधन के कार चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। बिना ईंधन के कार नहीं चल सकती। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि फिजिक्स और मैथ दोनों का आपस में मेल हमें बहुत आगे लेके जाएगा। यदि इन दोनों का हम मेल नहीं बना पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं मूलभूत गणितीय अवधारणाएं। कुछ थोड़ा सा मैं आपको बेसिक याद करवा देता हूँ जो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। मूलभूत गणितीय अवधारणा। मूलभूत गणितीय अवधारणाएं। तो मूलभूत गणितीय अवधारणाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। मूलभूत गणितीय अवधारणाएं, सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति। किसकी बात करेंगे हम? त्रिकोणमिति। इसके बाद हम देखेंगे बीज गणित। बीज गणित।
कौन सी गणित? बीजगणित। इसके बाद हमें जो देखना है मुख्यतः त्रिकोणमिति, बीजगणित। बीजगणित के बाद हमें जो तीसरी चीज़ देखनी पड़ेगी मैथ में, वो हमें देखनी पड़ेगी कौन सी? अवकलन। चौथी चीज़ देखनी पड़ेगी हमें समाकलन। और जो पांचवी और आखिरी चीज़ है वो हमें देखनी पड़ेगी सदिश। कौन सी चीज़ देखनी पड़ेगी? सदिश। तो इन 5 चीज़ों को हमें पढ़ना है मैथ्स के, जो हमारे फिजिक्स में बार बार उपयोग होंगी। यदि मैंने आपसे पहले बोला, यदि मैथ नहीं है, मैथ एक टूल है जो कि फिजिक्स को क्या करता है? काम करवाता है। मैथ क्या है? जनरली एक टूल है जिसका हम यूज़ करेंगे अपनी सुविधा के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। आपकी चाल क्या है, वेग क्या है, स्पीड क्या है, त्वरण क्या है, तापमान कितना है, इन सब को नापने के लिए जिस टूल की आवश्यकता है, जिस यंत्र की आवश्यकता है, जिसके द्वारा आप काम करेंगे, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? मैथ के नाम से। और मैथ में जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कितने हैं? 5, जो मैंने आपको लिखवाए हैं अभी इधर पे। कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित, अवकलन, समाकलन, सदिश। कितने टॉपिक हैं बेटा? 5। तो इन 5 टॉपिक्स को हमें धीरे धीरे करके स्टडी करना है। और आई होप सो कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि थोड़ी बहुत आपने स्टडी करी होगी, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको आज एक टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे अपन इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। और बाद में जाके जब हम ये स्टडी कर लेंगे तब हम अपनी फर्स्ट यूनिट पर पहुँचेंगे, जिसका हमारे सिलेबस से लेना देना है। 11th की फिजिक्स यदि कहा जाए तो बेसिक होती है, और ये हम अपनी क्लास चेंज करके आए होते हैं, तो हमारे लिए एक समझने के लिए बहुत बड़ी टफ चीज़ हो जाती है। इसलिए फिजिक्स जो 11th की फिजिक्स है, इसको बहुत टाइम देने की ज़रूरत है। टाइम कैसे? महसूस करके। 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि 11th में सब दिखाई देता है, लेकिन 12th में कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, रेलगाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है। रेलगाड़ी चलते हुए सबको दिखी? हाँ सर, सबको दिखी। क्या आपने कभी करंट को देखा है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने करंट को देखा। तो मैं क्या बोलूँगा उनसे? करंट को देखा नहीं होगा बेटा, आपने महसूस किया होगा शॉक के फॉर्म में। यदि भरोसा नहीं है, किसी ने देखा है, तो अच्छी बात है, मैं मान सकता हूँ उसको कि आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपने करंट को देखा नहीं, महसूस किया होगा, और अभी भी आप महसूस कर सकते हैं। कहानी क्लियर? अच्छा, अब देखो, तो जो अपना मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक अपन को देखना पड़ेगा फिजिक्स पढ़ने के लिए, वो कौन सा रहेगा? त्रिकोणमिति। कौन सा रहेगा? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में आप लोगों ने कक्षा 10 में सबने पढ़ा होगा। और जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा कि त्रिकोणमिति में जनरली हम क्या देखते हैं कि एक ट्रायंगल होता है, एक त्रिभुज होता है, जिसमें एक जो कोण है वो कितना होता है? समकोण, अर्थात 90 डिग्री का होता है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये यदि एंगल थीटा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं? लंब। तो इसको क्या कहा जाता है? काण। ठीक है, ऐसा कुछ देखा होगा।
तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ की बात करूँगा, कोण क्या है। सबसे पहली बात अपन किसकी करेंगे, कोण की। तो सबसे पहले क्या है, कोण। किसकी बात करेंगे, कोण की। कोण क्या है, यदि मैं कोण की बात करूं, यदि मैं कोण की बात करूं तो जनरली मैं आपसे बताऊं तो चलो इस कलर को लेते हैं, इससे मैं आपको यदि ये सर्कल है, ठीक है, यदि ये इसका केंद्र है, ये क्या है, इसका केंद्र। अब देखो यदि मैं केंद्र से एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, दोनों दो त्रिज्याएं बना दूं, तो आप देखोगे इस को क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा मतलब कोण, मतलब दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच का, दो रेखाओं के बीच जो स्थान दिख रहा है उसको हम किसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि ये वृत्त है, वृत्त में इसको आप क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। यदि कोण की मैं बात करूं, कोण को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है, चाप जनरली चाप की बात करें तो चाप क्या है, तो देखो जो ये डिस्टेंस है ना बेटा, ये जो दो रेखाओं के बीच में दिख रही है आपको, ये वाला क्या है, चाप। यदि मैं मान लूं कि त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या कितनी है, आर है, और त्रिज्या कितनी है, आर है, और चाप की लंबाई कितनी है, एल है। त्रिज्या कितनी है, आर है, और चाप की लंबाई कितनी है, एल है। तो मैं थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एल बाई आर, चाप बटे त्रिज्या मतलब कोण। ठीक है, ये तो हो गई अपनी कोण की बात कि हमें कोण ऐसे निकालना है। लेकिन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। जो कोण का मात्रक होता है, कोण को हम जनरली जिस चीज़ में मापते हैं, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। मतलब हम कोण को किस में मापते हैं, रेडियन में। मात्रक क्या होते हैं, इस पर अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे चल के कि मात्रक होते क्या हैं। जनरली कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। जैसे वजन, वजन को आप किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में। लंबाई को आप किस में मापते हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। मापते हैं कि नहीं मापते। क्षेत्रफल को किस में मापते हो, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, हेक्टेयर। तो ये जिस चीज़ में उसका मेजरमेंट किया जाता है वो उसके क्या कहलाते हैं, मात्रक। वो उसमें क्या कहलाते हैं, मात्रक। जैसे दूध को आप किस में मापते हो, लीटर में। तेल को आप किस में मापते हो, लीटर में। तो वो उसके क्या हो गए, मात्रक। क्या हो गए उसके, मात्रक। उसी प्रकार कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन। क्या होता है,
रेडियन। अब आपने सुना होगा कि सर कोण के जनरली दो मात्रक हैं, कोण के जनरली कितने मात्रक हैं? दो। अब देखो दो मात्रक कौन कौन से हैं? कोण के मात्रक, कोण के दो मात्रक होते हैं जनरली। कोण के कितने मात्रक हैं बेटा? दो। एक तो होता है डिग्री, कोण के जनरली कितने मात्रक होते हैं? दो। एक तो होता है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? रेडियन। डिग्री और रेडियन दो मात्रक होते हैं। कोण के कितने मात्रक होते हैं? दो मात्रक। अब कहानी ये है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये कब से देखते आ रहे हैं? बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक होता क्या है कि हमें कई बार डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो सिंपल सी बात क्या है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो यदि मुझे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि पाई गुणित 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री? इसमें कोई समस्या है क्या? जब इसमें कोई समस्या नहीं है तो आप एक बात बताओ, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या किया है, इस पाई का पक्षांतर किया है इधर, तो ये गुणा में था तो यहाँ किस में पहुँच गया? भाग में। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ें। इसको कर दो एक बॉक्स में बंद, इसका अपन यूज करेंगे बाद में। कि एक रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई। एक रेडियन इक्वल टू कितना है? 180 अपॉन पाई। 1 एक रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई। इसमें कोई समस्या है क्या? हो गया? चलो ठीक। तो ख़त्म करें या नहीं खाना? ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, तो 1 मिनट और। तो एक रेडियन बराबर हमने अभी देखा 180 डिग्री अपॉन पाई, जो कि हमें याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ और देख लो आज की क्लास में, लास्ट चीज़। आप एक बात बताओ, मैंने अभी क्या लिखा कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री लिखा था कि नहीं लिखा था? अच्छा, जब पाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो हमने इसको क्या लिखा था? अभी याद करो, 1 इंटू पाई रेडियन
इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था? तो क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? देखो, पाई इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 180 गुणा 1 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता पाई बटे 180 इक्वल टू 1 डिग्री? ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। यदि ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको कर लो अपन डिब्बे में बंद। इसका करेंगे हम उपयोग। इसका उपयोग कहाँ करेंगे वो देखो। जनरली हमें क्या होता है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स दिए रहते हैं, जैसे 60 डिग्री, जैसे 60 डिग्री, और कहा जाता है कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। 60 डिग्री को किस में बदलो? रेडियन में बदलो। यदि 60 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन का मतलब होता है पाई। रेडियन का मतलब क्या होता है? वैल्यू पाई में आना। यदि पाई में हमारी वैल्यू आ रही है तो वो हम किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यदि अन्यथा रेडियन में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, ये क्या लिखा था? 60, ये किस में था? डिग्री। हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है पाई को हमें कहाँ लाना है? ऊपर। पाई को हमें कहाँ लाना है? ऊपर। तो पाई बटे 180, जब वैल्यू पाई में आ जाए तो उसका मतलब होता है कन्वर्ट हो गई किसमें? रेडियन में। बस इतना सा तो काम ही था, बाकी तो आप काटा पीटी मचाओ, आंसर पाओ। देखो 36 18, सॉरी, ये कितना था? 60। अब देखो, जीरो से एक जीरो चला गया, 3 छक्का 18। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? पाई बाई 3। तो ये हो गया कन्वर्जन, किस में? डिग्री का रेडियन में। तो 60 डिग्री को आप रेडियन में कितना लिख सकते हो? पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बस, आज के लिए धन्यवाद। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।